दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू महेश अकेडमी यूट्यूब चैनल। अपने इस वीडियो में हम KVS PRT 2015 में आपका जो पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, यानी कि जब हम बाल विकास की बात करते हैं, CDP की बात करते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके बारे में अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा सारे बिंदुओं को बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए। यहाँ पर हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि महेश अकेडमी एंड्रॉयड एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। इस समय रिपब्लिक डे का ऑफर अभी भी चल रहा है, तो पूरा कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स आपका KVS PRT का मात्र और मात्र 164 रुपये में अवेलेबल है। वही यूपी टेट 2023 का 196 रुपये में अवेलेबल है। इससे सस्ता आपको कहीं और नोट्स हैंड रिटन वो भी नहीं मिलने वाले। ये चीज़ ध्यान रखिए। अभी जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करें, वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। आपको 2 कोर्सेज़ वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जहाँ से आप इसका लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं 111 में 111 नंबर सवाल में, समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को क्या करना चाहिए? निरुत्साहित, अनदेखा करना चाहिए, प्रोत्साहित? हमेशा याद रखिए, जब भी आप सहभागिता की बात करते हैं, समूह की बात करते हैं, किसी एक इंडिविजुअल बच्चे को लेकर के बात करें, तो हमेशा उसको हमें क्या करने की ज़रूरत होती है? उसे हमेशा हमें मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है, उसकी जिज्ञासा को शांत करने की ज़रूरत होती है। यही बात इन्होंने यहाँ पर कहीं ना कहीं एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं 112 नंबर क्वेश्चन में। 112 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं कि आजकल शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को कंप्यूटर का काम करना आवश्यक नहीं है। कंप्यूटर की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, कंप्यूटर साक्षर हो सकते हैं और को कंप्यूटर के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर कंप्यूटर साक्षर होते हैं, एक तो ये पॉजिटिव हो सकता है, एक ये हो सकता है, ये गलत बोला हुआ है, ये बोला हुआ है। हम बात करते हैं तो सभी को कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और यहाँ पर ये कहते हैं अच्छी जानकारी। यहाँ पर आंसर इन्होंने क्यों नहीं लगाया है उसको हम आपको बता दें। ज़रूरी नहीं कि सभी वहाँ पर परफेक्ट हों, कंप्यूटर चलाने में अच्छे हों। ये बात समझ में आ रही है? तो कंप्यूटर साक्षर का मतलब ये होता है कि एटलीस्ट आप कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानते हैं। कंप्यूटर को आप ऑन कर सकते हैं, कंप्यूटर को आप ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, या शट डाउन कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगी। इसी चीज़ को इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन में क्या कहते हैं आपसे? किसी पठन सामग्री को एक दौर में पढ़ना पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। एक दौर में पढ़ना, एक साथ में पढ़ना, बंटित, अंतरालित बोला हुआ है, यहाँ पर आपसे समूहित बोला हुआ है, या फिर इनमें से कोई नहीं। जब पूरे पठन सामग्री को एक ही दौर में पढ़ने की बात कर रहे हो तो सीधी सी बात है, आप उसे ग्रुप करके ग्रुप्ड उसमें वे में बात कर रहे हो, यानी कि आप समूहित रूप में बात कर रहे हो। यही चीज़ अगर अलग अलग होती अगर, तो आप यहाँ पर अंतरालित बोल देते हो उसे, तो बिल्कुल सही है। आपका जो 113 का आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं कि पाठ्यचर्या निर्माण का कार्य माना जाता है। एक नेमी कार्य है, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं है, एक अत्यधिक विशेषज्ञता वाला कार्य है, या फिर एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। तो विशेषज्ञता कार्य नहीं बोला हुआ है, अत्यधिक विशेषज्ञता वाला कार्य। एक ऑप्शन यहाँ पर ए या तो सी, इन्हीं दोनों में से कोई आपका हो सकता है, क्योंकि बी और डी इन्होंने नेगेटिव बोला हुआ है। सी इसलिए है क्योंकि आप एक करिकुलम तैयार करने जा रहे हो। किन चीज़ों को यू हैव टू ऑप्ट आउट, यू हैव टू टेक इट, है ना, यू हैव टू टेक इन, माफ़ी चाहेंगे, तो किनको आपको लेना है, किसको बाहर करना है, बच्चों के हिसाब से आप अपना सिलेबस तैयार कर रहे हो कि नहीं, मानसिक स्तर को ध्यान में रखा जा रहा है कि नहीं, आसपास की चीज़ों को शामिल कर रहे हो कि नहीं। यानी कि इसमें अत्यधिक विशेषज्ञता वाला कार्य है और विशेषज्ञता की ज़रूरत होती है। NCF 2020 तैयार हुआ है, जो कि पूरे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं आपका लागू होगा, तो कहीं ना कहीं उसमें आम तरीके से लोग शामिल नहीं थे, बहुत ही विशेषज्ञता का कार्य था, जो ऐसे में क्या किया गया है देखने को मिल रहा है। तो पूरा इन्होंने एक्सप्लेनेशन इसमें दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर आंसर सी जो बताया हुआ है। 115 में चलते हैं। कहते हैं कि विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए, एकांत में करनी चाहिए, अलग से करनी चाहिए, लोगों के बीच में, या फिर व्यक्तिगत रूप से। विद्यार्थियों की प्रशंसा, सीधी सी बात है, व्यक्तिगत रूप से, अलग से, लोगों के बीच में। लोगों के बीच में अगर हम विद्यार्थियों की प्रशंसा करते हैं, इस चीज़ को समझिएगा, तो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक पुनर्बलन का कार्य करेगा। ये दूसरों को भी, जो आसपास के होंगे बच्चे, सहपाठी उनको भी कहीं ना कहीं ये रिइंफोर्स करेगा, और अच्छा काम करने के लिए, कि आप भी अगर अच्छा काम करेंगे तो आपकी भी प्रशंसा की जाएगी। तो यहाँ से आंसर आपका सी हो जाएगा। एक अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 115 के बाद 116 में देखते हैं क्या कहते हैं। ये आपसे कह रहे हैं, विद्यार्थियों के समूह सक्रियता से निपटने के क्रम में उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विद्यार्थी अपरिपक्व होते हैं, विद्यार्थी अच्छे या बुरे में अंतर कर पाने में अक्षम होते हैं, विद्यार्थी अधीर और संवेदनशील होते हैं, या फिर इनमें से सभी। तो ये कहते हैं विद्यार्थियों की समूह सक्रियता से निपटने के क्रम में, आप समझ रहे हैं, मतलब एक ग्रुप
एक्टिवनेस उनमें देखने को मिल रही है। तो ऐसे में कौन सी चीज़ होगी जो इसमें शामिल होगी? विद्यार्थी अपरिपक्व होते हैं, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो, सभी को आप इसमें मैच्योर नहीं बोल सकते, करेक्ट बात है। विद्यार्थी अच्छे या बुरे में अंतर कम, बिल्कुल सही है भाई, छोटे बच्चे हैं तो वो नहीं जानते, हम उन्हें सीख देते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो अधीर होते हैं, संवेदनशील, सेंसिटिव होते हैं, बिल्कुल सही बात है, यानी कि यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शंस आपके क्या होंगे? करेक्ट होंगे। 117 में आपसे क्या कहते हैं कि निम्नलिखित में से क्या एक खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का जो है फैसला किया जाता है। मतलब कोई कितना किसी भी सब्जेक्ट में किसी चीज़ में कितना कुशल है, तो आप क्या ग्रेडिंग की बात करते हो या आप वहाँ पर अंक को लेकर के बात करते हो? क्या अंक के आधार पर चीज़ों को लेकर के चलोगे या ग्रेडिंग के आधार पर बात करोगे? आखिर कौन सी चीज़ जो है वो हमें देखने को मिलेगी? तो अंकन की बात, ये बात यहाँ पर की गई है, और ग्रेडिंग की बात कहते हैं ग्रेड और अंक दोनों ही उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के किसी व्यक्ति के प्रवीणता के स्तर का फैसला लिया जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर उनको अंक या ग्रेड प्रदान किए जाते हैं और वही उनके मूल्यांकन का आधार होता है। ये अंकन की बात जब हम बात करते हैं तो एनसीएफ जो है कहता है कि बीच में अंकों की बात नहीं करिए, लेकिन आधार तो यही होगा ना मूल्यांकन का, लेकिन किस स्तर पर होना चाहिए? ये टीचर के स्तर पर होना चाहिए। ठीक है, आपसे कहते हैं स्कूल का पुस्तकालय एक शैक्षणिक तंत्र है, किस प्रकार का? ज़्यादा मूल्य नहीं है, थोड़े महत्व का है, एक विचारणीय यथेष्ट मूल्य लिखा हुआ है या अल्प मूल्य का है। तो पुस्तकालय की अगर हम बात करते हैं तो वो आपका क्या है? ये कहते हैं कि विचारणीय मूल्य का शैक्षिक तंत्र है, क्योंकि पुस्तकालय ही वह स्थान है जहां शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों बैठकर पुस्तकें पढ़कर अपने रुचि के अनुसार अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो इसे हम ज़्यादा मूल्य का नहीं और थोड़े महत्व तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे भाई। ठीक है, अल्प मूल्य नहीं कह सकते, ज़्यादा भी नहीं कह सकते, तो विचारणीय मूल्य है कि उसमें डिपेंड करता है कि स्टूडेंट टीचर बैठ रहे हैं, कौन कितना उसमें स्टडी कर रहा है, कितना पढ़ रहा है, ज़्यादा और कम से उसका आकलन नहीं करेंगे। 119 में आपसे क्या कहते हैं? शिक्षण के प्रति अति सक्रिय रवैये या नज़रिए का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर आप सभी से अनुरोध है कि आपके जितने प्रीवियस पेपर में जो भी चीज़ें आपको पूछी गई हैं, यहाँ पर पूछी गई हैं, वो हम सब आपको बताएंगे। एक और खबर हम आपको दे दें कि महेश एकेडमी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करेंगे, उसी में केवीएस में आप जब जाएंगे तो पिछले 5 से 6 सालों का क्वेश्चन पेपर आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है, जिसे आप पढ़ सकते हैं। आप फ्री में जाएंगे, करंट अफेयर्स पूरा का पूरा 2 से 2.5 साल का एक एक चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, वहाँ से पढ़ सकते हैं। पूरी एनसीईआरटी हिंदी और इंग्लिश में आपको जो है एप्लीकेशन पर हमारे मिल जाएगी, आपके अपने एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, उसे डाउनलोड करिए एक बार, औरों को भी ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर आपसे कहते हैं कि शिक्षण के प्रति अति सक्रिय रवैया या नज़रिया का मतलब क्या होता है? कहते हैं गतिविधियों के माध्यम से सीखना, सशक्त और प्रभावकारी शिक्षण की बात की है। अनिवार्यता ऊर्जावान और अति सक्रिय हो, या फिर विषय अति सक्रिय होने चाहिए, ना कि स्थिर और शांत। तो सी और डी दो बातें तो बिल्कुल से गलत लिखी हुई हैं, ए और बी में ही हम जा सकते हैं। तो ये कहते हैं गतिविधियों के माध्यम से सीखना चाहिए, और दूसरा है सशक्त और प्रभावकारी शिक्षण। यहाँ पर शिक्षण के प्रति अति सक्रिय रवैया, गतिविधि के माध्यम से सीखने का मतलब क्या होता है? जब हम स्टूडेंट की बात करते हैं, शिक्षण के प्रति अति सक्रिय रवैया जो है वो सशक्त और प्रभावकारी शिक्षण से ही हमें देखने को मिलेगा, और इसमें शिक्षक के दायित्वों की कहीं ना कहीं बात की हुई है, जिसे आप अच्छी तरीके से यहाँ से पढ़ सकते हैं। 120 में क्या कहते हैं आपसे? निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ है कि नहीं है, शिक्षक की योग्यता क्या है, और शिक्षक की लिखावट। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अगर मैं आपको बाल विकास पढ़ाने आया हूँ तो क्या मुझे जो है विषय की समझ है, क्या मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ चीज़ों को, तब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ होती है शिक्षक की उस विषय को लेकर के समझ कितनी है। बाकी कुछ बातें यहाँ पर और बताई हुई हैं जिसे आप एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। आगे आपको लेकर के चलते हैं 121 में। देखिए क्या कहते हैं कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आपसे कहते हैं छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए तैयार करना, अपने नोट्स बोल करके लिखवाना, विषय से संबंधित अपेक्षित सूचना मुहैया करवाना, अपेक्षित मतलब जो वो चाहते हैं, और छात्रों की सोचने की शक्ति विकसित करना। तो हमने ये कहा कि अगर आप में थॉट प्रोसेस आ गई, अगर आप चीज़ों को सोचना, आप समझ गए कि चीज़ों को कैसे हमें लिखना है, कैसे हमें सोच करके पढ़ना है, काम करना है, तो आप आसानी से उसे लिख लेंगे। तो मैंने कहा विषय से संबंधित अपेक्षित सूचना, तो ये तो बिल्कुल वैसे हुई जैसे 4 लाइनें आप चाहते हो जानना और मैंने आपको 4 लाइनें बता दी, वो अपेक्षित सूचना हो गई। लेकिन अगर सोचने की शक्ति आपकी विकसित हो गई ना, तो आप किसी भी विषय पर आराम से उन चीज़ों का स्पष्टीकरण दे पाएंगे। 122 में क्या कहते हैं, जरा गौर करिएगा। शिक्षक निम्नलिखित में से किसके लिए शिक्षण
संबंधी सहायता सामग्री का प्रयोग करते हैं। किस लिए करते हैं, क्या ज़रूरत होती है? तो कहते हैं छात्रों को प्रभावित करने के लिए। हाँ भाई, ये भी होता है। आपसे कहते हैं छात्रों को एकाग्रचित्त बनाने के लिए, ये भी सही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एक तरीके से अट्रैक्टिव, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, रोचक होना चाहिए, रोमांचकारी प्रकार का होना चाहिए। और जब वो रोचक होगा तो छात्र अपने आप प्रभावित होंगे तो एकाग्रचित्त होंगे। करेक्ट आंसर आपका बी होगा यहाँ से। ठीक है, बी लगा लीजिएगा। एक और क्वेश्चन पर आपको लेकर के चलते हैं 123 में, देखते हैं कि क्या कहते हैं। अनुसंधान से यह पता चला है कि हमारी पढ़ाई का कितना % हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। एक परसेंटेज वाला सवाल पूछ लिया आपसे। 123 की अगर हम बात करते हैं तो ये कहते हैं यहाँ पर 123 में हमारी पढ़ाई का 85% हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। दृश्य और श्रवण इंद्रियों के उपयोग से बालक की क्रियाशीलता और संवेदनात्मकता जो है वो विकसित होती है। ठीक है, तो 85% है, इसे याद रखिएगा। 124 में क्या कहते हैं आपसे, अनुसंधान से यह पता चला है कि सीखने की प्रक्रिया में एक और प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर। आखिर वो चर कौन सा है? चर मतलब जो चीज़ें वेरिएबल हों, जो चीज़ें चेंज हो रही होती हैं। तो अनुसंधान से क्या पता चलता है कि जब हम अभिप्रेरणा की बात करते हैं, अनभिज्ञता, निरुत्साहन, ये तो गलत बात लिखी हुई है। एक ही चीज़ है यहाँ पर अभिप्रेरणा, जो पॉजिटिव कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अपेक्षा करना, आप स्टूडेंट से अपेक्षा करते हैं, बिल्कुल अपेक्षा करना भी अच्छी बात है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बेटा आप अच्छा करो। ठीक है, बट अभिप्रेरणा इस अपेक्षा को कंप्लीट करने के लिए, इसको कहीं ना कहीं हम जो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, उसे फुलफिल करने के लिए आपको अभिप्रेरित होना सबसे पहले ज़रूरी है। तो सी वाला ऑप्शन सबसे पहले आएगा। ठीक है, मोटिवेशन सबसे पहले आएगा, बाकी चीज़ें बाद में होंगी। यहाँ पर गुड महोदय का एक स्टेटमेंट भी दिया है कि अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। क्या बोला? किसी कार्य को शुरू करना, उसे जारी रखना और नियंत्रित करने की प्रक्रिया गुड महोदय जो है वो मोटिवेशन को बताते हैं। 125 नंबर क्वेश्चन में क्या कहते हैं, वर्ग कक्षा के माहौल यानी परिवेश में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के शिक्षक के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन। अब यहाँ पर बढ़ावा नहीं देता है, बढ़ावा देता है, उससे कुछ लेना देना नहीं होता है या उसकी ज़रूरत होती है। क्या कहे हैं कि वर्ग कक्षा के परिवेश में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के शिक्षक के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन। अब देखिएगा, बहुत अच्छे से जो चीज़ समझेगा, यहाँ पर क्वेश्चन को समझेगा, वही बता पाएगा। तो बिल्कुल सही है, सकारात्मक पढ़ाई वातावरण की बात कर रहे हो और उसको मजबूत करने के लिए शिक्षक के अधिकारों को बात कर रहे हो, तो ऐसे में वो क्या करता है, एक निश्चयात्मक अनुशासन में बढ़ावा ही देगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ऊपर एक सकारात्मक पढ़ाई के वातावरण की बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, एक पढ़ाई वाली चीज़ को हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं बढ़ावा देंगे, एक निश्चयात्मक अनुशासन को कहीं ना कहीं हम बढ़ावा देंगे। आगे आपको लेकर के चलते हैं एक और क्वेश्चन पर। अगले सवाल में आपसे कहते हैं 126 में, जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य के लिए विवश या बाध्य किया जाता है तो उसकी क्षमता की प्रभाविकता जो होती है या उसकी क्षमता, सीधी सी बात है, काम था पढ़ाई करने का, करवाने का, और आप काम यानी प्राधिकारी प्रिंसिपल साहब कुछ और करवा रहे हैं। बात को समझिएगा, प्रिंसिपल साहब कुछ और करवा रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, जो है ऐसे में उसकी जो चीज़ें होंगी, जो भी चीज़ें होंगी वो घटेंगी ही। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बी हो जाएगा। आपको आगे लेकर के चलते हैं 127 में, छात्रों में श्रम यानी कि मेहनत की भावना विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। मेहनत की भावना हमें विकसित करनी है तो सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे होता नहीं है कि अगर हम खुद करेंगे तो क्या करेगा, हम खुद करेंगे तो वो बच्चे देखेंगे और उसे फॉलो करेंगे। तो मेहनत करने वाले लोगों का उदाहरण गलत है, मज़ा नहीं आएगा इसमें। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग हमें करना है, शिक्षक को मेहनत के काम में लगाना चाहिए। अच्छा जी, एक ये बात बोली है, मेहनत के महत्व पर व्याख्यान कोई मतलब नहीं है, प्रायः मेहनत करने के मौके देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर उन्हें अपॉर्चुनिटी या अवसर की बात आ गई जहाँ पर वो तुरंत हमारे आंसर के रूप में हमें देखने को मिल जाएगा। 128 में क्या कहते हैं, किसी हिल स्टेशन की यात्रा के दौरान यदि आपको एक छात्र किसी वृद्ध महिला के साथ दुर्व्यवहार करता मिलता है तो उससे आप ऐसे में क्या करेंगे। 128 नंबर क्वेश्चन, KVS PRT 2015 के क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं। महेश अकेडमी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें फ्री में, वहाँ पर PDF फाइल्स काफ़ी कुछ मिलेंगी और एकदम सटीक नोट्स आपके लिए KVS PRT का रखा गया है बहुत ही सस्ते दामों में। तो एक बार विजिट ज़रूर करें, वीडियो की डिस्क्रिप्शन को चेक करें, लिंक से जो है जा करके उसे डाउनलोड करें। 128 में कहते हैं किसी हिल स्टेशन की यात्रा, तो यदि गलत स्वीकार कहते हैं कि उसकी गलती स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि आप सभी एक अत्यंत प्रतिष्ठित स्कूल से आते हैं। अच्छा जी,
महिला से बहस करेंगे, छात्र को उस वृद्ध महिला से माफ़ी मांगने के लिए कहेंगे, सभी छात्रों को तुरंत उस जगह से दूर लेकर के जाएंगे। तो आपने देखा कि छात्र किसी वृद्ध महिला के साथ दुर्व्यवहार करता है तो आप क्या करोगे? सबसे बड़ी चीज़ ये है, कहते हैं कि अपने छात्र को उस वृद्ध महिला से माफ़ी मांगने के लिए कहेंगे। ये तो सबसे बड़ी चीज़, आप उनको दूर ले जाओगे लेकिन पहले उन्हें माफ़ी मांगने दो, गलत दुर्व्यवहार अगर कर रहा है तो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ से सी हो जाएगा। 129 में देखिए क्या कहते हैं आपसे, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता या अभिभावक आकर के शिक्षक से नहीं मिलते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? मतलब बुलाने पर भी क्या होता है कि छात्रों के माता पिता या अभिभावक जो है वो आकर के शिक्षक से नहीं मिल रहे हैं, तो माता पिता या अभिभावक को लिखना चाहिए, आप उन्हें नोटिस करो ऐसे में, भाई नहीं मिल रहे हैं तो जाकर उनसे मिलना चाहिए। आपने कई बार देखा होगा सीटेट में ये क्वेश्चन में आपका जो है ये चीज़ आपको देखने को मिली होगी। तो 129 नंबर जो हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा कि बुलाए जाने पर अगर वो नहीं आते हैं, आकर के नहीं मिलते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, जा करके छात्रों के माता पिता से उसे मिलने के लिए हम बोलेंगे। 130 की बात कर लेते हैं 130 में। यहाँ पर भारत में शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए गुणवत्तापूर्ण डिजिटल विषय सूची तैयार करने के लिए भारत सरकार के द्वारा की गई पहल में शामिल है। तो कौन कौन सी चीज़ें शामिल है? भारत सरकार का साक्षर पोर्टल है, इसमें आपसे यहाँ पर प्रौद्योगिकी के बल पर बेहतर सीखने संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रमों की बात की हुई है। सी और डी ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो सीखने और ऑनलाइन शिक्षण के लिए मल्टीमीडिया शैक्षणिक साधन दिया हुआ है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमें शामिल देखने को मिलेंगी, जो आपकी यहाँ पर इकट्ठा ही लिखी हुई हैं, जिसे आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, ABCD में पहला साक्षात सर्वांगीकरण शिक्षा है, दूसरा प्रौद्योगिकी के बल को लेकर के बात की गई है, तीसरे में सीखने ऑनलाइन शिक्षण को लेकर के बात की गई है, और यहाँ पर चौथे में आपका ई पाठशाला, और जो है ई पाठशाला मतलब ही इलेक्ट्रॉनिक होता है, जो ऑनलाइन कहीं ना कहीं एजुकेशन को लेकर के बात करता है। 131 की बात कर लेते हैं। स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी शिक्षकों को यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है, शिक्षकों को मुहैया कराते हुए उन्हें अपने प्रचलनों का रूपांतरण करने का अवसर प्रदान करती है। बेहतर शैक्षणिक विषय वस्तु की बात की हुई है, आपसे अधिक प्रभावी शिक्षण और अधिगम गतिविधियों की बात की हुई है, आपसे कहते हैं अधिक क्रियात्मक शैक्षणिक सामग्री, या फिर इनमें से सभी। तो अगर हम यहाँ से बात करें इस क्वेश्चन को लेकर के, ये क्या कहते हैं कि आपसे ये सारी चीज़ें, सब कुछ पॉजिटिव लिखा हुआ है। क्रियात्मक प्रकार का जो शैक्षणिक सामग्री है, अधिक प्रभावी शिक्षण वाला है, बेहतर शैक्षणिक विषय वस्तु की बात की हुई है, तो हमारे आंसर में क्या हो जाएगा, ये सभी के सभी हमारे जो है आंसर हमें देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए हम यहीं पर रुकेंगे। यहाँ पर अभी आगे के और भी क्वेश्चंस हैं जो अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर 150 क्वेश्चन तक ये आपका दिया हुआ है, क्योंकि पहले आपका 150 मार्क्स का KBS PRT का पेपर आता था। इस बार आपका सिलेबस चेंज होकर के आपको देखने को मिल रहा है कि 180 मार्क्स का। एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन का लेवल था बहुत ही आसान लेवल था, 1-2 सवालों को छोड़ करके बाकी आपको जो अभी KBS का पेपर मिलेगा उसका एक स्टैंडर्ड होगा, ये बात याद रखिएगा। सीटेट के प्रकार के क्वेश्चंस आपको एकदम स्टैंडर्ड लेवल के मिलने वाले हैं। पढ़ाई करते रहिए। KBS 2022 नाम की प्लेलिस्ट को चेक करें। एंड्रॉयड एप्लीकेशन को अधिक जानकारी के लिए, फ्री PDF फाइल्स के लिए, स्टडी मटेरियल के लिए चेक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करते जाइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।